हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एचटेट की सीरीज यहाँ पर चली हुई है और आज जो आपकी क्लास नंबर 1 रहने वाली है वो रीजनिंग की क्लास नंबर 1 रहने वाली है। रीजनिंग आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा और ये जो क्लासेस मैं आपके लिए ले रही हूँ ये आपकी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सभी लेवल्स के लिए है, तो सबको ये समान रूप से देखनी है। सो मैथ्स और रीजनिंग को मैं आपके साथ ऐसे ही डिस्कस करूंगी, इसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं बस उनको एनालाइज करना, उनको आपने अच्छे से कर लेना है। उनके साथ साथ मैं आपको जो ट्रिक्स बताते हुए चलूंगी, जो चीजें आपको समझाते हुए चलूंगी, आप उनके अपने अलग से नोट्स भी बना सकते हो ताकि आप एंड टाइम में रिवाइज कर पाए। ठीक है, चलिए मैथ्स की क्लास हो चुकी है, आप सभी ने बहुत अच्छे से उसको देखा, बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा। सो अब जो है आपकी आज क्लास नंबर 1 रीजनिंग की रहने वाली है और ये जो क्वेश्चंस आपके 10 क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस करूंगी आपके सेम पेपर के हैं जो मैंने मैथ्स के डिस्कस करे हैं, जो कि पीआरटी का था 2022 का। आज वाला ये पेपर भी आपका पीआरटी का रहने वाला है 2022 का। और ऐसा नहीं है मैं टीजीटी पीजीटी को नहीं करूंगी, टीजीटी का भी और पीजीटी का भी आपके लिए जल्दी जल्दी क्लासेस लेकर के आऊंगी, रीजनिंग के भी और मैथ्स के भी। ठीक है, तो आपको बस इतना ही करना है, 10 + 10 आपके 10 नंबर मैथ्स के, 10 नंबर रीजनिंग के आपके कंफर्म यहाँ से हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं, फाइंड ओड वन आउट। आपको यहाँ से ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसके अंदर आपको कोई भी जो ओड लग रहा है, मतलब 3 आपको एज इट इज एक ही सीक्वेंस के मिलेंगे, आपको चौथा जो है इसमें से नेग्लेक्ट करना है और आपको उसे फाइंड आउट करना है, ओड वन आउट को बताना है। सबसे पहला है आपका ऑप्शन आर्टिकल है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। दूसरा है आपका स्टोरी, ठीक है, तीसरा है पोयम और फोर्थ कहता है नोवेल। आर्टिकल का मतलब क्या होता है? कोई भी लेख जिसको आप बोलते हो, ठीक है। स्टोरी मतलब कहानी होती है, पोयम मतलब आपकी कविता होती है और नोवेल का मतलब कोई उपन्यास वगैरह होता है। आपने पढ़े भी बहुत सारे होंगे, है ना, बहुत सारे नोवेल्स भी अवेलेबल हैं। तो इसमें से आपने कोई भी एक ओड वन जो है उसको आउट करना है। देखो अब इसमें बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना और कुछ भी नहीं। आर्टिकल, स्टोरी, पोयम और नोवेल, इसमें से कोई एक। अब देखो, जब आप आर्टिकल को देखते हो, जब आप स्टोरी को देखते हो और जब आप नोवेल को देखते हो, इसका जो आंसर है करेक्ट वो ऑप्शन नंबर 3 है। बट क्यों है उस चीज को समझेंगे। देखिए आर्टिकल मतलब कोई लेख लिखना, और जब हम लेख लिखते हैं या फिर अगर मैं कह दूं कहानी लिखते हैं और कोई उपन्यास होता है तो वो सभी बड़े मतलब ज्यादा वर्ड्स में हम लोग लिखते हैं। लेकिन जो पोयम होती है, कोई भी जो कविता होती है, वो राइम फॉर्म में होती है ना, राइम फॉर्म में होती है। और मतलब ऐसा उसको ना तो आप एक तरीके से डिस्क्रिप्शन होता है, ना ही तो उसका कोई भी फुल डिस्क्रिप्शन होता है। आपको उसे समझना पड़ता है, उसके डिस्क्रिप्शन को उसके लिखे हुए तरीके से ही समझना पड़ता है। उसमें कंप्लीट आपको ऐसे, जैसे मछली जल की रानी है ना, ऐसे बहुत सारी पोएम्स होती है जो कि आपको कई बार फंसाती भी है। तो पोएम आपका वो लेख कहानी ऐसे नहीं होता है, आपका उपन्यास। जैसे नोवेल है, नोवेल के अंदर कोई स्टोरी तो होगी, कोई स्टोरी तो होगी नोवेल के अंदर, और क्या होती है, ठीक है, तो स्टोरी तो होती है, और स्टोरी मतलब कोई भी लेख होता है। तो ये तीनों चीजें आपस में लिंक है, जबकि जो पोयम है वो आपका क्या राइम फॉर्म में होता है और आपका इतना उसको अच्छे से डिस्क्राइब भी नहीं किया जाता है। तो पोयम जो है आपका यहाँ पर ओड हो जाता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन जो 3 है आपका वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस क्वेश्चन में टाइम लगाना है उसमें अच्छे से लगाएंगे, जो आपको इजी तरीके से समझ में आ रहा है उसमें उतना टाइम खराब नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, अब ये जो ऐसे क्वेश्चन आना आपके जो कि आपके एक तरीके से ये लेटर वगैरह होते हैं, उनमें आपको नेक्स्ट बताना होता है। ये क्वेश्चंस के आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे ये यहाँ पर है, ठीक है, इन सीरीज को आपने कंप्लीट करना है। ये सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, लेटर की फॉर्म में होते हैं, डिजिट की फॉर्म में होते हैं। इन क्वेश्चंस को आपने भर भर के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, भर भर के। ऐसा नहीं है कि आपको कहाँ जहाँ से मिले ना वहाँ से आप प्लीज़ पक्का से प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस मैं करा दूंगी, इसके अलावा भी आपको यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी इनसे रिलेटेड। आप जो है उनकी प्रैक्टिस ढेर सारी करिए। इतना हाई भी नहीं आता है कि आपसे ना बने, और कई बार ये चीज़ें बहुत ईजी भी आती है, बट कई बार आपके नंबर भी डिडक्ट यहाँ पर हो जाता है, बिकॉज एग्जाम में बैठे बैठे समझ ही नहीं आता इसमें क्या लॉजिक लगाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर नेक्स्ट सीरीज लिखनी है, क्या आएगी देखो, KTE। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें भी एक्सप्लेन करूंगी कि हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं। AJU, उसके बाद IRC है, और आपको यहाँ पर नेक्स्ट टर्म बताना है, ठीक है। एक तो ना पहले आपको ना नंबरिंग आनी चाहिए। आपके अल्फ़ाबेट 26 होते हैं और इन सभी 26 अल्फ़ाबेट की नंबरिंग आपको आनी चाहिए है एक शॉर्ट फॉर्म में। अब आप अपने पेपर में कई बार आपने देखा होगा ऐसे बच्चे लिख लेते हैं बिल्कुल एंड में ABCDE 1 2 3 4 5।
अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, अगर आप इनको अच्छे से बनाना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करिए, आपको मैं एक छोटा सा बता देती हूँ, आपने शायद पढ़ भी रखा हो ये कफिलोरक्स, ठीक है, आप इससे नंबरिंग कर सकते हो। कफिलोरक्स ये क्या है, जैसे ये 3 नंबर 6 नंबर, और ये ऐसे आप मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, 3 6 9 12 15 18 21 और ये क्या है 24 है, ठीक है। तो ये क्या है 3 6 9 12 15 18 21 और 24, आपने 3 की टेबल ऐसे ऐसे तो लर्न कर सकते हो ना। अब इसका अपोजिट करेंगे तो भी आपका ऐसे, यहाँ से आप 3 कर लो, 6 3 3 9 12 15 18 और 21 होता है ये, और ये 24, ठीक है। ऑपोजिट भी आपसे कई बार पूछ लेते हो, और ऑपोजिट आप कैसे निकाल सकते हो वो भी एक्सप्लेन करेंगे, बट यहाँ पर आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है, आपको ये नंबरिंग पता होनी चाहिए है। जब आप इन क्वेश्चन को बनाने के लिए बैठे तो आपके माइंड में झट से आ जाना चाहिए कि के जो है इसका नंबरिंग क्या है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी आता, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में हो तो आप इस चीज को याद कर लेना, कफिलोरक्स, ठीक है। कफिलोरक्स को लिखना, अपनी नंबरिंग लिख लेना। अब देखो फटाफट से हो जाएगा। के कहाँ आता है भाई, के आता है आपका एल से पहले, आई जे और के एल से पहले आता है ना, और ये जो एल है वो 12 नंबर पर है, तो के क्या हो जाएगा, के आपका 11 नंबर हो जाएगा, ठीक है। मैं समझाने में थोड़ा टाइम ले रही हूँ बट आप जल्दी जल्दी कर जाएंगे। टी कहाँ पर आता है, टी आपका आता है यू से पहले, तो टी आपका 20 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। ई कहाँ आता है, ई आपका आता है भाई एफ से पहले, तो एफ यहाँ पे 6 नंबर है, तो आपका ई कितना हो जाएगा 5 नंबर का हो जाएगा। ऐसे आप नंबरिंग कर लें, ठीक है, आपको अच्छे समझ में आएगा। एस कहाँ है, एस आता है आर के बाद, तो ये 19 नंबर हो गया। बी आपका 2 आता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। और एम आपका कहाँ आता है, एम आपका एल के बाद आता है, ठीक है, तो ये आपका 13 नंबर का हो जाएगा। एल एम एन है ना, ऐसे आता है ना। और उसके बाद ए आपका 1 आता है। जे कहाँ पे आता है, जे आपका आई के बाद आता है, तो ये 10 हो जाएगा। यू कहाँ आता है, 21 नंबर पर है, ये लिखा हुआ है। आई कहाँ पर है, 9 नंबर पर है। आर आपका 18 नंबर पर है, और सी आपका 3 नंबर पर होता है। अब आप इन चीजों को बना पाएंगे। अब देखो ये कह रहा है 11 20 5 19 2 13। अब दिमाग लगाओ कि क्या इसमें चीज लगी हुई है, क्या माइनस किया गया है, क्या घटा किया गया है, क्या कुछ ऐड किया गया है, वो सारी चीजों में दिमाग लगाना है। अब इस चीज में क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे सीक्वेंस से, तो देखो 11 + 8 19, 19 + 8 कितना होता है भाई 27 होता है, 27 होता है ना। लेकिन अल्फाबेट तो आपके 26 तक होते हैं। 26 के बाद आपका फिर से ए आ जाता है, जो कि 1 नंबर पर है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। ए 1 नंबर पर आ गया। अब जब 1 में मैं 8 ऐड करूंगी तो मेरे पास कितना आता है, 9 आता है। मतलब इतना तो मुझे समझ में आ गया, ठीक है। अब मेरी जो नेक्स्ट सीरीज होगी उसमें क्या आएगा भाई, इस 9 के अंदर मेरे को 8 और ऐड करना है, यानी कि 9 और 8 17, 17 आएगा। और 17 की नंबरिंग कहाँ पर है, यानी कि आर से जस्ट पहले, आर से जस्ट पहले क्या आता है, क्यू आता है भाई, क्यू आता है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका क्यू आ जाएगा। पहली नंबरिंग हमें पता चल गई, क्यू आ जाएगा भाई। उसके बाद अब देखो यहाँ पर भी आप, जैसे ये 20 है, ठीक है, 20 में अब आप फिर से आप 8 ऐड करो। 20 में जब आप 8 ऐड करो कितना आता है, 28 आता है। लेकिन अल्फाबेट तो आपके सिर्फ 26 होते हैं ना, तो 26 के बाद आपका 1 और 2 आ जाएगा 28 में, यानी कि 2 ऐड कर रहे हैं, तो 2 यानी कि 1 और 2 नंबर पर तो बी होता है, ये आप सभी को पता है, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। 2 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। 10 नंबर पे आपका जे है। 10 में से 8 जब हम ऐड करें तो 18 आता है, 18 पे आर है, और 18 में जब मैं 8 ऐड करूंगी प्लस में 8, यानी कि 18 और 8 कितना होता है, 26 आता है। और 26 पे क्या होता है, आपकी जेड होता है, ठीक है। ऐसे ही मैं इनको कर लूंगी। 5 में 8 ऐड करूंगी 13 आया, 13 में 8 ऐड करूंगी 21 आया, 21 में 8 जब मैं ऐड करूंगी तो कितना आता है, 29 आता है। और 29 मतलब कितना हो गया भाई, 26, 26 + 3, 26 मतलब जेड 1 2 3, यानी कि ए बी सी। तो इसका क्या आंसर आएगा आपका, QZC, इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे इन सारी चीज़ों को करना है, QZC। इन सभी जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। और कई बार ऐसा नहीं भी +8, कई बार मल्टीप्लाई में भी दे देते हैं, कई बार माइनस में भी हो जाता है, ठीक है। कई बार इनका ऑपोजिट भी देखने को मिलता है, तो आपको ऑपोजिट यहाँ पर पता रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऑपोजिट नहीं निकालना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, आगे से 3 किया, अब यहाँ से मैं पीछे से 3 कर लूँ तो भी मेरा ऑपोजिट निकल जाएगा, ठीक है। जैसे आपका L है, वो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से बाहर नंबरिंग कर रही हूँ तो आपका 12 नंबर यहाँ आ रहा है, बट यहाँ से करी तो 12 नंबर आपका O आ रहा है, तो मतलब ये एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। बट अगर आपको ऑपोजिट निकालना है फिर आप कैसे करेंगे, मान लीजिए अगर आपको निकालना है, और थोड़ा मैं एक बार ट्रिक भी बता दूंगी, तो किसी भी लेटर का ऑपोजिट निकालने के लिए, उसका उल्टा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 27 माइनस रैंक ऑफ लेटर,
उस लेटर की रैंक को उसमें से माइनस कर देंगे। जैसे मान लो मुझे निकालना है आई का, मुझे ऑपोजिट निकालना है, ठीक है, ऑपोजिट ऑफ लेटर आई। तो क्या हम करूंगी 27 माइनस इसका रैंक क्या है 9 है ना, तो इसमें से मैं कर दूंगी 17 में से 9 गया 8, 18 आ गया। अब देखो यहाँ पर 18 कितना है, 18 है आपका आर, तो यानी कि आपका जो आई का ऑपोजिट है वो क्या आ गया, ऑपोजिट ऑफ आई कितना आ गया आपका आर आ गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी अपने ऑपोजिट निकाल सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हो ऑपोजिट, तो मैं थोड़ा सा वैसे आपको बता देती हूँ कि आप कैसे करेंगे इस चीज़ को। देखो यहाँ पर लिख लो ए बी सी डी, एक सेकेंड थोड़ा मैं इसको भी इरेज कर देती हूँ। मैंने कैसे ऑपोजिट लर्न करे हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, जैसे ए टू जेड हम कई बार लिखते हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। इसको बाय से याद कर सकते हो, बी वाई बाय। इसको क्रैक्स से याद कर सकते हो, भाई खाने का होता है क्रैक्स, ठीक है। इसको माउंटेन ड्यू से याद कर सकते हो, ठीक है। इसको इवनिंग से याद कर सकते हो, ऐसे ही मैंने करा हुआ है, इवनिंग से इसको याद कर सकते हो। इसको कैसे याद करोगे, इसको आप फनी याद कर सकते हो, ठीक है, फनी, फनी आप ऐसे याद कर सकते हो, एफ यू, एफ का उल्टा यू होगा तो आप फनी करके याद कर लो। इसको आप गीता से याद कर लो, ठीक है, जैसे मैंने करा हुआ है। ये आपका क्या है, ये आपका हनी सिंह से याद कर लो भाई, इसको हनी सिंह, ठीक है, हनी सिंह पता है ना कौन है हनी सिंह। आई आर से क्या बनता है, आई आर से आपका इंडियन रेलवे बनता है, इंडियन रेलवे, तो ऐसे याद कर सकते हो। या फिर आप जो आपका स्टार्टिंग का टाइम रहता है, या फिर आप थोड़ा लिख भी सकते हो एंड में, ठीक है। जेके से क्या बन रहा है भैया, आपका कर सकते हो जम्मू क्वीन, ठीक है, कुछ भी कैसे भी करके आप याद कर सकते हो। जैकलीन से याद कर सकते हो। केपी मतलब आपका पीके मूवी था ना, उससे याद कर सकते हो, ठीक है। एलओ मतलब लव होता है, तो ये आपका ऑपोजिट हो गया। एमएन का मतलब क्या होता है, मॉर्निंग नाइट, आप याद कर सकते हो, ठीक है, मॉर्निंग नाइट। कैसे भी आप करके इनको याद कर सकते हो। तो आपको ये याद करने का तरीका मैंने ऑपोजिट का बता दिया कि आपको ऐसे याद होना चाहिए ताकि आप इन चीज़ों को आराम से बना पाएं। साथ ही इनकी नंबरिंग अगर आपको याद है, जैसे कफील और रक्स अगर आप लिख लेते हो तो आप फटाफट से इनकी नंबरिंग लगा लेते हो, और नंबरिंग लगाने के बाद ना ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे और थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। इसलिए इनकी आप जितनी प्रैक्टिस कर सको ना, उसके लिए आपको उतना ही अच्छा है, आपके क्वेश्चन उतनी ही अच्छी तरीके से बन जाएंगे। या तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप यदि आप ये सोचो कि भाई 1 नंबर का तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, तो वो 1 नंबर भी बहुत मायने यहाँ पर रखता है, ठीक है, वो 1 नंबर भी बहुत मायने रखता है। और ये वो बता सकते हैं जिनका पिछली बार एस्टेट 1 या 2 नंबर से रहा था, तो 1 नंबर भी बहुत मायने रखता है, बिकॉज अभी तो आपका नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। थर्ड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको सीरीज को कंप्लीट करना है 23, 50, 105 और उसके बाद का आपका बताना है क्वेश्चन मार्क है। तो इसको आप कैसे करोगे, कई बार ये प्लस से हो जाता है, कई बार ये माइनस से हो जाता है, कई बार मल्टीप्लाई से हो जाता है, ठीक है। आपको ऐसे करना है। देखो ये कैसे होगा, 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और 2 प्लस करूंगी तो 10 आ जाता है, 4 दूनी 8 प्लस 2 10, ठीक है। 10 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और उसमें 3 ऐड करूंगी तो मेरा 23 हो गया। 23 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और उसमें 4 ऐड करूंगी तो मेरा 50 आ जाता है। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी और 5 ऐड करूंगी तो 105 आ गया। यानी कि मैं इस सीरीज को 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 6 ऐड करूँ तो मेरी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी भाई 2 3 4 5, यहाँ 6 प्लस करेंगे, करो इसको, 2 5 या 10, 1 और 210 प्लस 6 कितना आ गया 216। तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या हुई है, नेक्स्ट टाइम हो जाएगी हमारी 216, ठीक है। आंसर बहुत जल्दी आप चुटकियों में इन क्वेश्चंस को बना सकते हो। कई बहुत इजी भी पूछे जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है आप इनको बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेट कर देंगे। क्वेश्चंस आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके सवाल उतने ही जल्दी जल्दी बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ईजी, इससे कोई आसान क्वेश्चन नहीं होगा। ये देखो P कह रहा है P इज टोलर देन Q। आप सिंपली लिखते जाओ, जो ये बोल रहे हैं ना आप सिंपली बस लिखते जाओ, अपने आप बन जाएगा। P जो है Q से बड़ा है, ठीक है, तो P को ऊपर लिखो, Q को छोटा लिख दो। R इज शॉर्टर देन P, R जो है P से छोटा है, यानी कि जो आपका R है वो कहीं नीचे आएगा। ये नहीं बताया भाई Q से छोटा है या फिर Q से बड़ा है, वो नहीं बताया, बट फिलहाल मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। एक केस मेरा ये हो गया, दूसरा केस मेरा ये हो गया। उसके बाद S जो है वो टोलर देन T है, यानी कि S जो है वो T से तो बड़ा है बट शॉर्टर देन Q से छोटा है, तो मैंने बीच में लिख दिया इसको, ठीक है। तीसरी टर्म ये होगी, मैंने इसको बीच में लिख दिया। अब कह रहा है आपको टोलेस्ट बताना है, इसमें से कौन बड़ा है। अब देखो
P से छोटा है आपका R, ठीक है, तो ये R कहीं यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। मान लो भाई मुझे ये नहीं पता भाई Q से बड़ा है कि Q से छोटा है, ये नहीं पता, तो मैं यहाँ इसके नीचे लिख देती हूँ, ठीक है, बराबर में लिख देती हूँ। अब ये कह रहा है कि जो आपका S है, Q जो है वो S और T से बड़ा है, तो Q यहाँ पे है मेरा, तो S और T इसके कहीं नीचे ही आएगा, इसके कहीं नीचे ही आएगा। बाकी सब चीज़ हो गई है, अब इसको हटा दो। अब देखो सबसे ऊपर तो आपका P ही है ना, और ये कहाँ पर इनकी कौन सी नंबरिंग है डजंट मैटर, बिकॉज हमसे क्या पूछा, हमसे टॉलेस्ट पूछा है, सबसे बड़ा पूछा है, तो सबसे बड़ा हमारा P निकल के आ गया। P क्या है, टॉलेस्ट, ठीक है। आप इनको ऐसे टुकड़ों में देख करके करो और फिर एंड में आपको रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, P आपका टॉलेस्ट निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये फिर से आपका सीरीज का आ गया, AZ GT MN SH और नेक्स्ट टर्म बतानी है। अभी जस्ट मैंने आपको एक चीज बताई है ऑपोजिट नंबर वाली, और देखो ऑपोजिट का ये सवाल आया है। A to Z गीता, मॉर्निंग नाइट और हनी सिंह, ऑपोजिट आया ना, तो मतलब ये भी आपका कौन सा होगा, ये भी आपका कोई ऑपोजिट टर्म ही होगा, ठीक है, ऑपोजिट टर्म ही होगा। बट कौन सा होगा, कौन सा होगा ये नहीं पता। अब A की नंबरिंग क्या है आपकी, A की नंबरिंग होती है 1, ठीक है, A की नंबरिंग 1 होती है। कफिलोरक्स लिख लो यहाँ पर, अगर याद नहीं है तो, याद है तो आप चुटकियों में लिख लेंगे। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। A की नंबरिंग 1, Z की नंबरिंग कितनी होती है, 26 होती है। G की नंबरिंग क्या आएगी, GHIFG यानी कि 7 आता है ये, ठीक है। और उसके बाद T की नंबरिंग क्या है आपकी, T की नंबरिंग आपकी हो जाती RST यानी कि 20 हो गया, ठीक है, 20 हो गया। उसके बाद M की नंबरिंग देखो, M की नंबरिंग कितनी है, 13 होती है, ठीक है। और S की नंबरिंग कितनी होती है, 19 होती है, ठीक है, ये आपको पता है ना सभी को। उसके बाद आपकी N की नंबरिंग क्या है, NO यानी कि ये 14 है, ठीक है। और H की नंबरिंग क्या होती है, FGH यानी कि ये 8 है। अब बताओ नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, ये तो मुझे करने की जरूरत नहीं थी दूसरे वाला, बिकॉज ऑपोजिट है तो दोनों की करने की जरूरत नहीं थी, एक से भी हो जाता। देखो 1 और 7, 1 + 6 हो रहा है, 7 + 6 13 हो रही है, 13 में 6 ऐड करेंगे 19 हो रहा है, तो 19 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा ना, है ना। देखो 1 + 6 7 हो गया, 7 + 6 13 जो कि M है, और 13 + 6 S हो गया जो कि 19 टर्म पर बैठा है, 19 नंबरिंग लेकर के जाता है। और 19 + 6 कितना होता है भाई, 25 होता है। और 25 देखो यहाँ पर क्या होता है, 25 क्या होता है, Y और Z, ये 25 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, Y आएगा। और Y का ऑपोजिट क्या होता है, Y का ऑपोजिट होता है B, Y का ऑपोजिट क्या होता है, B होता है, बाय, है ना, बाय मैंने लिखवाया था ना। तो ये बहुत इजी है, तो आपका Y भी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे ऑपोजिट में पूछ लेते हैं कई बार, तो नंबरिंग बहुत मस्ट है, इन नंबरिंग को जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पर। ये नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, कि यहाँ पर लिखा है मैंने क्वेश्चन नंबर 6, ये अगेन फिर से आपका उसी सीक्वेंस में है, कोडेड फॉर्म में है, कि आपका ये एक वर्ड है CERTAIN सर्टेन, इसको कोड किया गया है, ठीक है, ये आपको कोडेड यहाँ पर किया गया है, इसके अंदर फिर सीक्वेंस को कोडेड किया गया यहाँ पर। उसके बाद आपको MUNDANE को हम कैसे कोड करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ दीज टू, कि यहाँ पर जो लॉजिक इन्होंने यहाँ पर लगाया वही लॉजिक आप यहाँ पर लगाएंगे और अपना आंसर को चेक करेंगे। देखो CERTAIN XVIGZRN, अब यहाँ पर जो पीछे मैंने आपको बताया है उससे आप जल्दी से यहाँ पर क्विकली समझ जाएंगे कि ये चीज़ें क्या चल रही है। बट कई बार आपको यहाँ पर नंबरिंग भी करनी पड़ती है, तो आप अपना वो कफिलोरक्स जो है वो एक जगह अच्छे से लिख करके रेडी रखें, उसके बाद आप अपनी यहाँ पर फटाफट से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। बट मुझे यहाँ पर नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है, तो देखो यहाँ पर C लिखा है X से, E लिखा है B, आपको क्या ये ऑपोजिट नहीं दिख रहा, ऑपोजिट है ना ये भाई। C का ऑपोजिट X होता है, क्रैक्स हमने पढ़ा था। E का ऑपोजिट इवनिंग यानी कि V होता है। R का ऑपोजिट इंडियन रेलवे किया था तो I है। T का ऑपोजिट गीता किया था हमने तो G है, ठीक है, ये भी ऑपोजिट है। उसके बाद A का ऑपोजिट Z होता है, I का ऑपोजिट R होता है और N का ऑपोजिट M होता है, यानी कि ये सारे क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर ये ऑपोजिट है तो फिर ये भी आपके ऑपोजिट है भाई। हनी सिंह, ठीक है, HS, उसके बाद इवनिंग, उसके बाद जम्मू क्यूइन मैंने बताया था, या फिर जैकलिन आप कर सकते हो। उसके बाद U और F हो गया, ठीक है। फनी, E का V इवनिंग हो गया, N का M अपोजिट है, C का X क्रैक्स हो गया और E का V इवनिंग हो गया। तो हमें इसका भी ऑपोजिट ही लिखना है,
तो बताओ m का अपोजिट क्या होता है, मंडे नाइट मैंने बताया था mn होता है। u का अपोजिट फनी मैंने बताया था, u का अपोजिट f होता है, इसका फिर से m ही आ जाएगा। d का अपोजिट मैंने माउंटेन ड्यू बताया था, तो dw आ जाएगा। a का अपोजिट z, a to z आ जाएगा। m का अपोजिट n होता है, सीधी सी बात है, और e का अपोजिट v होता है। तो आपका ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, MUNDANE, तो इसका आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अपने ऑप्शंस को मैच कर लीजिएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। बट कई बार ये ऑपोजिट ना दे करके आपको फिर यहाँ पर अपना सीक्वेंस भी लगाना होता है, C का 3 होता है, E का 5 होता है, ठीक है, तो आपको ऐसे करके अपनी नंबरिंग करके भी चेक करना होगा। आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे तो उनको भी देख लेना, ठीक है। आपको कुछ भी चीजें ऐसे लगती है मुझे लिख लेनी चाहिए तो आप जरूर लिख लें। 7 क्वेश्चन कहता है भाई यहाँ पर भी इन्होंने कुछ लॉजिक लगाया है और इन्होंने कहा कि 6241 जो है वो 9 के इक्वल है। फिर इन्होंने कुछ लॉजिक लगाया, सेम ही लगाया है, 3273 इन्होंने कहा कि ये 20 के इक्वल है। अब कह रहा है कि 4523 आपका किसके इक्वल है, जो आपने सीरीज, जो आपने लॉजिक यहाँ पर लगाया है उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग बात करनी है। 6241, तो आपको यहाँ पर अपने अब अंकों से खेलने वाली बात, आप डिजिट से कितना खेल सकते हो वो आपको यहाँ पर पता लगाना है। इसलिए इन क्वेश्चंस की आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो आप उतनी करिए इन प्रैक्टिस को, ठीक है। और अगर नहीं भी कर पाएंगे तो जितने भी हम प्रैक्टिस सीरीज यहाँ पर लगाएंगे इससे भी आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। देखो 6241, अब अगर मैं प्लस भी करूँ तो 6 और 7 8 होते, 8 और 4 12 होते और एक 13 यानी कि 13 को मैं किसी भी फॉर्म में 9 नहीं लिख सकती, तो प्लस तो यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ऐसा, तो इसके अंदर जो हो रहा है ना 6241, देखो पहले इन दो का हम करेंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद करेंगे माइनस, 4 - 1 करेंगे। आपको दिमाग लगाना है कि कितना आप क्या चीज़ें ऐसी कर सकते हो कि आपको इसे 9 ही बनाना है। तो यहाँ पर जो आंसर, अब हो सकता है आपका एक नया लॉजिक हो इसके पीछे, ठीक है, आपका नया अपना कोई अलग लॉजिक हो। तो जो मैंने यहाँ पर लॉजिक निकाला है वो ये है कि 6 दूनी 12 माइनस 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, 12 में से 3 गया वो कितना आएगा 9, ठीक है। मैंने अपना ये लॉजिक यहाँ पर लगाया। उसके बाद देखते हैं कि क्या ये वर्क करता है इससे। 3 × 7 माइनस 3 माइनस 2, 7 या 21, 3 में से 2 गया 1, 20, यानी कि ये भी सही है। तो मतलब ये भी हमारा फिर ऐसे ही काम करेगा जैसे हमने ये कहा है, आगे के 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और पीछे के 2 को माइनस कर देंगे। 4 × 5 माइनस 2 माइनस 3। अब इसके अंदर हम कई बार जल्दबाजी कर देते हैं कि भाई 3 में से 2 गया 1, 4 में से 5 और 20, 20 में से बीच में 20 में से 1 गया 19 होता है। बट देखो ध्यान से चीज़ों, इसको माइनस बाहर है, एक माइनस अंदर से भी तो आएगा, है ना। और शायद आपका 19 ऑप्शन में भी है तो हम 19 ऑप्शन करके टिक से राजी हो जाएंगे, है ना। लेकिन 20 ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 21। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 21, ठीक है। तो जहाँ पर जिस ऑप्शन में आपका 21 लिखा हुआ है आपका वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो ये सिंपल सी बात है। आपका हो सकता है अब आप ये कहें कि आपने तो फट से लगा दिया, हम कैसे लगाएंगे। तो ये जो चीज़ें है ना वो आपकी प्रैक्टिस से आ जाती है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना आपका दिमागी लेवल उतना ही खुलता है और आप उतना ही ज़्यादा चीज़ों को सोचने में कैपेबल हो जाएंगे। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी प्रैक्टिस आपके लिए सही रहेगी। 8 क्वेश्चन है, कह रहा है m एक स्क्वायर नंबर है, देन नेक्स्ट इमीडिएट स्क्वायर नंबर क्या होगा। m जो है एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है। और स्क्वायर नंबर वो होते हैं जिनका भाई रूट वगैरह निकल जाता है। जैसे आपका 16 है, 16 आपका एक स्क्वायर नंबर है तो इसका रूट निकल जाता है, क्या आएगा 4, ठीक है। तो 4 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो आपका स्क्वायर नंबर हो जाता है। तो ये कह रहा है एक ऐसा स्क्वायर नंबर है जो कि m है, m का इमीडिएट स्क्वायर नंबर क्या होगा। और आपसे ऑप्शन दिया है m+4 होगा, m+√2m+1 होगा, या फिर +2√m-1 या फिर m² + 2m होगा। तो अब आप इसको कैसे करोगे, अब आप इसको एग्जाम्पल से करोगे, ठीक है। मैं सबसे छोटा ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे मैंने 4 ले लिया, 4 आपका एक स्क्वायर नंबर है क्योंकि ये आपका 2 में खुल जाता है, भाई 2 का स्क्वायर ही तो 4 होता है, तो 4 का है आपका एक स्क्वायर नंबर है। मान लो मैंने m मान लिया 4, ठीक है। अब मैं ऑप्शन में रख के देख लूंगी। फर्स्ट ऑप्शन कहता है m+m यानी कि 4 + 4 = 8। ये तो स्क्वायर नंबर नहीं है, 8 तो स्क्वायर नंबर नहीं होता, ये तो क्यूब होता है। किसका, 2 का। हमें तो स्क्वायर चाहिए, तो ये तो ऑप्शन हो गया गलत। सेकंड पे रखो, मैंने m को 4 माना है तो 4 + 2 √4 + 1। इसको मैं खोल लूंगी तो कैसे खुलेगा, 2 × 2 + 1, भाई √4 2 ही तो होता है ना, 2 होता है ना, वो कट जाता है। √4 को मैं कैसे लिखती हूँ, √2 की पावर स्क्वायर, और ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो 4 + 4 + 1 कितना हो गया 9, और 9 आपका स्क्वायर होता है किसका, 3 का।
तो ये बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट में जाओगे तो इस पे आगे जाना ही नहीं, आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है, करेक्ट हो चुका है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बट फिर भी अगर हम रखें तो 4 + 4 8 और -1 7 आता है ऑप्शन नंबर 3 में, जो कि नहीं है। यहाँ पर 16 + 4 यानी कि 20 आता है, और 20 भी आपका कोई भी स्क्वायर नंबर नहीं होता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आप मान के कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, ठीक है, तो आप ऐसे मान के कर सकते हो। 4 ना रखना चाहो तो आप 9 रख के देख लो, 16 रख के देख लो, 25 रख के देख लो, सारे स्क्वायर नंबर है, ठीक है। 9 क्वेश्चन देखिए, ये कहता है ए और बी दोनों भाई है। अब ये जो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन है ना, इनके अंदर एक चीज ध्यान में रखना, कई बार आपसे कहते हैं भाई जैसे मान लो सबसे ऊपर आप अपनी पीढ़ी वाइज चलो, ठीक है, जैसे मान लो ये आपकी पीढ़ी है और इन क्वेश्चंस को ना आप अपने ऊपर रख के क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश किया करो, बहुत ईजी हो जाता है। अपने ऊपर रख के सोल्व करने की कोशिश किया करो, अपनी रिश्तेदारी में जाके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश किया। ये जैसे मान लो मेरी पीढ़ी है, मेरे मदर फादर की पीढ़ी में यहाँ लिखूंगी और मेरे मदर फादर के ऊपर जो मेरे ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर है उनकी पीढ़ी में यहाँ लगाऊंगी, ठीक है। मैं ऐसे सीरीज में लिखती हूँ हमेशा, आप भी ऐसे ही लिखने की कोशिश करना, हो सकता है आपका अलग तरीका हो तो आप अपने तरीका पर बने रहना, ठीक है। जब भी बात करती है ब्रदर्स की, यानी कि जो मेल वर्ग है, जब उसकी बात करें तो आप हमेशा एक प्लस लगा देना मेल वर्ग को कंसिडर करने के लिए। फीमेल को करने के लिए मैं हमेशा एक माइनस लगा देती हूँ कि ये फीमेल को डिनोट करता है, ठीक है। और जब कपल हो, जैसे मम्मी पापा की अगर बात हो रही है, तो फिर मैं वहां पर ऐसे लगा देती हूँ, ये साइन दिखाता है कि मतलब किसी मैरिड कपल की बात हो रही है, ठीक है, किसी मैरिड कपल, यानी कि उसकी शादी उससे हो रखी, उसकी शादी फलाने से हो रखी। ये लगाती हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि वो ब्रदर सिस्टर वाला है, ठीक है। तो इससे आपके क्वेश्चन जो है ना वो बहुत अच्छी आप समझ पाओगे इससे, इन सारी चीजों से। चलिए अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या देखना है, इस क्वेश्चन के अंदर 9 जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है ए और बी दोनों भाई है, ठीक है, और दोनों भाई है तो मतलब मैं क्या करूंगी, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये वाला सिंबल भाई बहन वाला है और दोनों भाई है मतलब, तो मतलब ये जेंट कैटेगरी में है, ठीक है, तो मैंने इसको प्लस लगा दिया। फिर कह रहे सी और डी दोनों बहनें हैं, सी और डी दोनों बहनें हैं, ठीक है। अब भाई बहन वाला है तो मैंने एक माइनस का साइन लगा दिया, और ये आपका माइनस मतलब ये दोनों फीमेल कैटेगरी से आती है। अब कहता है ए सन मतलब ये अपोस्ट्रोफी एस है, मतलब ए का बेटा, ए का जो बेटा है वो डी का भाई है, ए सन इज डीज ब्रदर, ठीक है, ए का बेटा। अब ए का बेटा तो इसके नीचे ही जाएगा, बिकॉज पीढ़ी है भाई, ये पेरेंट्स की पीढ़ी है तो हमारी पीढ़ी तो नीचे जाएगी ना, आप खुद को कंसिडर करके ऐसे देख लो भाई, ए का बेटा तो नीचे जाएगा, ऊपर तो नहीं जाएगा, ऊपर तो इनके मम्मी पापा जाएंगे। तो ए का बेटा है, ए का बेटा, अब बेटे का नाम नहीं दिया तो मैं एक्स मान लेती हूँ और ये प्लस है, ठीक है। ए का जो बेटा है वो डी का भाई है, डी ये है, डी ये रहा, मैंने इसको उठा के नीचे लिख दिया सेम, क्योंकि सी और डी दोनों सिस्टर है, सिस्टर का साइन रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ से। अब ये कह रहा है कि जो ए का बेटा है वो कोई भी होगा, उसको एक्स मान लिया मैंने, ये भाई है, बेटा है मतलब लड़का है, और ये इसकी बहन है, मतलब ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों भाई बहन हो गए, ये तीनों भाई बहन हो गए ना, जिसमें से 2 लड़कियां और एक ये लड़का है जो कि बेटा है इसका ए का, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये कि हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी का क्या संबंध है सी के साथ। अब देखो ये जो है इसके पापा हैं, ए जो है इस एक्स के, जो भी है ये एक्स जो इनका बेटा है इसके पापा हैं, अगर ये ए जो है एक्स के पापा है तो सी और डी के भी तो पापा ही हुए, है ना, सी और डी के भी तो पापा ही हुए, तो सी के पापा है ये और पापा का भाई है ये, भाई सिबलिंग वाला है ना, ये सिबलिंग वाला, अगर मैं ये लगाती तो मतलब ये तो कोई फिर फीमेल पार्ट होता, ठीक है। तो ये लेकिन क्या है, ये भाई है, तो पापा का भाई क्या होता है, पापा का भाई तो अंकल होता है ना भाई, पापा का भाई क्या होता है, अंकल होता है। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, बी कैसे रिलेट करता है सी से, तो सी का जो बी है वो क्या हुआ, चाचा हुआ, ठीक है, अंकल हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर अंकल आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। 10th क्वेश्चन कहता है आपको अरेंज करना है, अरेंज करना। ये जो ब्लड रिलेशन वाले ना कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे वो बोलती है पार्क में बैठी हुई बोलती है कि वो जो बच्चा खेल रहा है वो मेरे फलाने के फलाने का फलाना है, तो आप इसको अपने ऊपर लेकर के सोल्व करने की कोशिश क्या करो। मैं हमेशा ऐसे सोल्व करती हूँ, मुझे वैसे समझ में नहीं आता, मैं हमेशा अपने ऊपर लेकर के सोल्व करती हूँ कि वो मेरी बुआ के चाचा का ताऊ का जो भी है, तो मैं अपनी बुआ अपने चाचा अपने ताऊ तक चली जाती हूँ। तो आप ऐसे अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और हमेशा मेरे क्वेश्चन सही होते हैं, ये चीज़ जब मैं ऐसे करती हूँ। अरेंज करिए, फ्रेज दिया है आपको, फर्स्ट ऑप्शन में आपको फ्रेज दिया है, फ्रेज है। सेकंड में आपको दिया है लेटर, आपको इसको मीनिंगफुल उसमें अरेंज करना है। थर्ड दिया है वर्ड, एंड फोर्थ दिया है आपको सेंटेंस, ठीक है, जो कि वाक्य होता है। ये वाक्य होता है, ये शब्द होता है, ये आपका वर्ण होता है, कोई भी लेटर, और फ्रेज मतलब वाक्य का कोई भी अंश होता है, वाक्यांश आप इसको कह सकते हो।
तो आप इसको अरेंज करना है, कैसे आएगा, पहले कौन सा आएगा। देखो कोई भी जो सेंटेंस होता है, कोई भी वाक्य होता है, वो किससे मिलकर के बना होता है भाई। सबसे पहले जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, वर्ण होता है। वर्ण मतलब लेटर। अगर मैं बोल रही हूँ माई नेम इज सोनम, माई नेम इज सोनम, तो ये सेंटेंस भी तो किन्हीं लेटर से मिलके बना है। यहाँ पर एम लिखा गया है, वाई लिखा गया है, नेम लिखा गया, एन लिखा गया, ए लिखा गया है। तो ये जो एम और वाई है वो लेटर होता है, और ये लेटर मिलकर के वर्ड बना रहे हैं। लेटर मिलकर के ही तो शब्द बनाते हैं, वर्ण मिलकर के ही तो शब्द बनता है। तो लेटर मिलके वर्ड बनाता है। वर्ड के बाद क्या बनते हैं, वाक्य के अंश यानी कि फ्रेज आते हैं, और फ्रेज जो है वो फिर आपका कंप्लीट सेंटेंस बनाता है। ठीक है, ये आपकी एक सीरीज होती है। सबसे पहले आपका लेटर आएगा जो कि दो है, उसके बाद आपका वर्ड आएगा जो कि 3 है, फिर आपका फ्रेज आएगा 1 है, एंड 4। तो ये जो आपका ऑप्शन में आंसर है, ये जो सीक्वेंस है, ये आपकी यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस करे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चंस को बनाना, आगे भी जल्दी जल्दी क्लासेस लेकर के आएंगे। फिर अभी तो पीआरटी हो गया 2022 का, मैथ्स और रीजनिंग। अब इसके बाद जो है टीजीटी को उठाएंगे 2022 वाला ही, एक में मैथ्स एक में रीजनिंग करा देंगे, फिर पीजीटी वाला भी। ठीक है, तो सबको देखना है, ऐसा नहीं है कि पीआरटी वाले नहीं देखेंगे। आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा अगर आप उनको देखेंगे। क्यों, क्योंकि आपसे भी कई बारी ये तो आपको ईजी लग रहा होगा, तो इससे भी थोड़ा बढ़ के आपको अपना लेवल चेक करना है। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो भी लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से। चैनल को बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना, और सबके साथ जरूर शेयर करिए अपने ग्रुप्स में कि यहाँ पर आपकी तैयारी चल रही है, ताकि सभी के साथ हम जुड़ सकें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।